started the topic of recombinant DNA technology tools या पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी के साधन। पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी के साधन में हमने पूरी टेक्निक पढ़ रखी है। तो टेक्निक के अंदर हमने क्या देखा कि एक स्पीशीज़ के डीएनए का जो ट्रांसफ़र था वो हम क्या कर रहे थे, दूसरी स्पीशीज़ के डीएनए के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो जिससे क्या हो जाता था कि नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होते थे और पुनर्योजक डीएनए प्राप्त होते थे। तो अब पुनर्योजक डीएनए प्राप्त करने के लिए पूरी तकनीक में क्या क्या साधन होते हैं या टूल्स जो होते हैं क्या काम आएंगे। तो पुनर्योजक डीएनए तकनीक के साधन, तो फर्स्ट में हमने देखते हैं कि एक तो प्रक्रिया होती है अनुलेखन की प्रक्रिया, जिसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण। ये प्रक्रिया तो कहलाती है अनुलेखन या जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन या बोलो तो ट्रांसक्रिप्शन के अलावा एक दूसरी प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या जिसको कहते हैं प्रतिलोमित अनुलेखन। प्रतिलोमित अनुलेखन के अंदर क्या होता है कि जो ये आरएनए बना हुआ है उसी आरएनए से अगर वापस से क्या होता है, नए डीएनए का निर्माण होता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं प्रतिलोमित अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिलोमित अनुलेखन या जिसको कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है पूछा जाए तो हम जानते हैं कि डीएनए से एक तो होता है आरएनए का निर्माण। इस प्रक्रिया को जो सिंपली कहा जाता है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और वही आरएनए का अणु अगर क्या करता है, डीएनए का निर्माण करता है या डीएनए इस एमआरएनए अणु से अगर डीएनए का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया तो होती है प्रतिलोमित अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का जस्ट अपोजिट या उसका विपरीत प्रक्रिया होना क्या होता है, प्रतिलोमित अनुलेखन कहा जाता है। अब प्रतिलोमित अनुलेखन की प्रक्रिया में जो जिस आरएनए से अगर डीएनए का निर्माण वापस हो रहा है तो बनने वाला जो नया डीएनए है, इस डीएनए को कहा जाता है cDNA कहते हैं। cDNA क्यों कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अथवा पूरक डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक डीएनए क्यों कहते हैं, तो हम जानते हैं कि जो आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है यह प्रक्रिया क्या होती है, प्रतिलोमित अनुलेखन। मतलब अनुलेखन की विपरीत प्रक्रिया है या उसके जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। तो जो डीएनए का निर्माण हुआ वो भी विपरीत प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो बनने वाला जो डीएनए है उसे क्या कहा जाता है, cDNA अथवा पूरक डीएनए, जिसको इंग्लिश में बोले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी इसको कहा जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है, तो एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा अगर cDNA का निर्माण होता है तो बनने वाला जो डीएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अथवा पूरक डीएनए इसको कहा जाता है। अब फर्स्ट जो थीम थी इस पुनर्योजक डीएनए के तकनीक के अंदर वो तो थी cDNA क्या है, आई होप सो कि सभी को अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो डीएनए से आरएनए अनुलेखन कहलाता है और आरएनए से वापस अगर डीएनए का निर्माण हो रहा है तो बनने वाला डीएनए cDNA अथवा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। अब cDNA जो होता है उस cDNA लाइब्रेरी की एक कोशिका के द्वारा जितने भी उसमें cDNA प्रेजेंट है उन सभी cDNA को कलेक्ट कर लेना अथवा उनका संग्रहण करना क्या होता है, cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक कोशिका जो होती है जो हाईली एक्टिवेटेड होती है, बहुत ज़्यादा सक्रिय कोशिका होती है या सक्रिय ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, इन सक्रिय कोशिका में जितने भी डीएनए उपस्थित होते हैं जो कि cDNA हैं उन सभी cDNA का संग्रहण करना या उनको कलेक्शन करना क्या होता है, cDNA लाइब्रेरी। अब cDNA लाइब्रेरी का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो cDNA लाइब्रेरी निर्माण नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है cDNA लाइब्रेरी निर्माण। cDNA लाइब्रेरी निर्माण क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली एक्टिवेटेड जो टिश्यू होते हैं या क्रियाशील ऊतक होते हैं, इन क्रियाशील ऊतकों की एक कोशिका ली जाती है और एक कोशिका के अंदर का जितना भी mRNA जो होता है उस
mRNA को निकाला जाएगा। अब mRNA किसके द्वारा निकाला जाएगा इस कोशिकाओं में से, तो हमने एक एंजाइम पढ़ा था कि यहाँ पर एंजाइम आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो mRNA का मॉलिक्यूल था उस mRNA के मॉलिक्यूल को कोशिका से अलग किया जाता है और उस कोशिका या उस mRNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की अथवा प्रतिलोमित अनुलेखन की प्रक्रिया जो होती है वो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कराई जाती है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर ये प्रक्रिया कराई जा रही है तो क्या होगा, mRNA से किसका निर्माण हो जाएगा, DNA का निर्माण। और इन सभी DNA को क्या कहते हैं, cDNA कह रहे हैं। तो ये जो cDNA बन रहे हैं इन सभी cDNA को किसी एक प्लाज्मिड के अंदर जोड़ा जाए या प्लाज्मिड के मॉलिक्यूल्स में जोड़ने के बाद किसी और बैक्टीरिया के अंदर इस cDNA को इंसेक्ट किया जाए या इनका निवेशन कराया जाता है। तो निवेशन करने पर जो प्लाज्मिड के अंदर इस cDNA को जोड़ा जाता है या नई बैक्टीरियल कोशिका में इसको जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर क्या होगा कि जितनी भी नई प्रतिलिपि बन रही है वो नई प्रतिलिपियाँ हम क्या कहते हैं, उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या है, तो जो cDNA हमने बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंसेक्ट किया है उस इंसेक्ट किए हुए DNA की उसी के समान नई फोटोकॉपी बनना या उसकी प्रतिलिपि का निर्माण करना क्या कहलाता है, cDNA क्लोन। तो ये होता है cDNA क्लोन। cDNA की अपने समान नई प्रतिलिपियाँ प्राप्त करना क्या होता है, cDNA क्लोन कहलाएगा। और इसके बाद जो cDNA होता है उस cDNA का क्या कर लिया जाएगा, हाइब्रिड बनाया जाएगा। हाइब्रिड बोले तो हम संकरण क्या होता है, तो संकरण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है DNA प्रॉब्स। अब DNA प्रॉब क्या है, तो किसी भी बायोटिक या एबायोटिक सिस्टम के अंदर जब हमको DNA की जो न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उन नाइट्रोजनी क्षारों का सीक्वेंस पता लगाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है उसे कहते हैं DNA प्रॉब। अब उसी DNA प्रॉब के द्वारा cDNA का क्या कर लिया जाता है, इसका हाइब्रिड अथवा संकरण बना लिया जाता है, जिस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाती है, cDNA लाइब्रेरी निर्माण हो जाती है। अब cDNA एक तो फर्स्ट टूल जो था, जो पुनर्योगज DNA तकनीकी के साधन में आवश्यक टूल था, वो तो हो गया cDNA और cDNA लाइब्रेरी का निर्माण। देन सेकेंड जो आता है, जो सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जीव के अंदर उपस्थित जितना भी टोटल DNA होता है या टोटल DNA का जितने खंड होते हैं उन खंडों का कलेक्शन करना या इनका संग्रहण करना ही क्या कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब हम क्या समझते हैं कि किसी भी चीज़ों का उनमें संग्रहण करना। तो जीनोमिक लाइब्रेरी का से क्या संदर्भ हो सकता है, तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी टोटल DNA प्रेजेंट होते हैं उन टोटल DNA के फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करना या उनको संग्रह करना ही क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जानते हैं क्या होते हैं, DNA प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल DNA के अंदर जितने भी क्लोनिंग फ्रेगमेंट्स होते हैं उन क्लोन फ्रेगमेंट्स का या टोटल DNA के खंडों को संग्रहित करना या कलेक्शन बनाना है क्या कहलाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। अब जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले तो हम लेते हैं एक कोई डोनर सेल या जिसको कहते हैं दाता कोशिका। अब दाता कोशिका के अंदर का टोटल क्या लिया जाएगा, जीनोम। जीनोम क्या है, तो डोनर सेल्स के अंदर उपस्थित जितना भी टोटल DNA होता है जिसे कहते हैं जीनोम, तो टोटल जीनोम लिया जाएगा। अब जीनोम जो होता है, जीनोम क्या है, तो किसी भी दाता कोशिका के अंदर क्या है, जितना भी टोटल DNA होता है जिसे हम कहते हैं जीनोम कहा जाता है। अब जीनोम को एक दाता कोशिका से सबसे पहले तो क्या किया जाता है, यहाँ से उनको अलग करना है और अलग करने के लिए उस DNA फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए यहाँ पर एक मुख्य एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है REE, जिसको कहते हैं प्रतिबंधित अंतःन्यूक्लियस एंजाइम अथवा
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है, तो हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा यहाँ से कि जो डोनर सेल है, दाता कोशिका है, उसके जीनोम पर कट लगाएगा और कट लगाने के बाद डीएनए के एक खंड को यहाँ से अलग कर सकता है। ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। अब जो डीएनए का फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने अलग किया है, तो उस खंड को किसी वेक्टर मॉलिक्यूल्स के साथ में या वाहक के साथ में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और वाहक के साथ में जोड़ने पर एक वाहक क्या है, सबसे पहले तो किसी भी एक स्पीशीज़ के डीएनए के अंदर दूसरी स्पीशीज़ के डीएनए का ट्रांसफ़र कराने के लिए जो आवश्यक एजेंट होते हैं अथवा जो वाहक कार्य कर रहे हैं किसी का ट्रांसफ़र करने का, तो उस ट्रांसफ़र में आवश्यक जो खंड होते हैं उन्हें कहा जाता है वाहक खंड या वेक्टर मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों खंडों को आपस में नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक और आवश्यक एंजाइम कार्य करता है जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, तो डीएनए खंड को और वाहक के खंड दोनों ही खंडों को क्या करता है, आपस में जोड़ने और जोड़ने का खंड कार्य किया जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। डीएनए लाइगेज जब दोनों खंडों को आपस में जोड़ देता है तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है या प्रतिलिपि प्राप्त होती है, पुनर्योगज डीएनए जिसको कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होता है और या पुनर्योगज डीएनए जो प्राप्त हो रहा है इसको आकार कैसा होता है, वृत्ताकार हो सकता है या स्फेरिकल जिसको बोलते हैं, स्फेरिकल या गोलाकार एक पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होता है। इस गोलाकार पुनर्योगज डीएनए का क्या कराया जाएगा, किसी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर अथवा जीवाणु कोशिका के अंदर इसका प्रवेश कराया जाता है। तो नेक्स्ट कंडीशन, जब पुनर्योगज डीएनए हमको प्राप्त हो जाता है वृत्ताकार, तो इस पुनर्योगज डीएनए को किसी भी जीवाणु कोशिका के अंदर या बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इनका क्या कराया जाएगा, प्रवेश कराया जाएगा। अब प्रवेश कराने के बाद जब जीवाणु कोशिका के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराते हैं, तो प्रवेश कराने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो हम जैसे हमने पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन, मतलब रूपांतरण, संयुग्मन अथवा पारक्रमण की जो प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो इनमें एक बाहरी डीएनए को जोड़ने पर क्या हो जाते हैं कि इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है या संख्या में मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको हम कहते हैं बहुलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या बहुलीकरण होता है। और बहुलीकरण क्या है, तो बहुलीकरण में जब जीवाणु कोशिका के अंदर जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम जब एंटर करते हैं, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश के बाद अपनी संख्या के अंदर अनेक संख्या में वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने पर क्या बना लेते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी मतलब अनेक संख्या में नए डीएनए बना लेते हैं, यही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन अथवा बहुलीकरण कहलाता है। अब इन बहुलीकरण हुई प्रक्रिया में या डीएनए के अंदर क्या किया जाएगा, डीएनए प्रॉब द्वारा इनकी पहचान। डीएनए प्रॉब क्या है, अभी हम में पढ़ा कि जो कोई भी एक बायोटिक सिस्टम है या अबायोटिक सिस्टम, जैविक या अजैविक तंत्र के अंदर डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं, इन नाइट्रोजनी क्षारों का सीक्वेंस पता लगाने का कार्य जो किया जाता है डीएनए प्रॉब के द्वारा किया जाएगा। तो अब डीएनए प्रॉब द्वारा इन डीएनए की क्या कर ली जाती है, पहचान कर ली जाती है। और पहचान होने के बाद जो नए डीएनए प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे डीएनए की एक संग्रह कर लिया जाता है और सारे डीएनए को एक स्थान पर कलेक्ट कर लिया जाता है। और कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, एक टाइप से जीनोमिक लाइब्रेरी प्राप्त हो जाती है। तो ये अब जो नए डीएनए प्राप्त हुए हैं और इनका कलेक्शन करना ही क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण होता है। जीनोमिक लाइब्रेरी निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले दाता कोशिका और दाता कोशिका के साथ में टोटल जीनोम के खंडों को दाता कोशिका से अलग करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा और यहाँ से डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया जाता है और उसी डीएनए फ्रेगमेंट्स को किसी वेक्टर मॉलिक्यूल्स के साथ में जोड़ लिया जाता है। और जोड़ने के बाद उन दोनों खंडों को डीएनए लाइगेज की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और जोड़ने पर जो हमको नया डीएनए प्राप्त होता है जिसे कहते हैं वृत्ताकार पुनर्योगज डीएनए या स्फेरिकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस स्फेरिकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी
जीवाणु कोशिका के अंदर क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है, और प्रवेश कराने पर क्या होता है, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन अथवा बहुलीकरण इनको कहा जाता है। और इन बहुलीकरण हुए डीएनए के अंदर जो डीएनए प्रोब होता है वो पहचान कर लेता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डीएनए बने हैं उन डीएनए का संग्रहण करना ही क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी होती है। तो इस प्रकार से ये जीनोमिक लाइब्रेरी सेकेंड टूल्स जो थी वो हमने पढ़ ली। अब थर्ड जो टेक्निक होती है या जो थर्ड यहाँ पर आवश्यक एंजाइम होता है, ये आवश्यक क्या है, एक थर्ड जो प्रक्रिया आती है यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो इस टेक्निक के द्वारा हम पढ़ सकते हैं कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, इन फ्रेगमेंट्स का या इन खंडों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मतलब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया के द्वारा डीएनए खंडों का या डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उन खंडों का स्टडी की जाती है। और इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर जो डीएनए के खंड होते हैं उनको उनके आकार के आधार पर या उनको जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है इस आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। और इसमें जो जेल यूज़ में लिए जाते हैं, ये जेल दो प्रकार के जेल यूज़ में आते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया के अंदर। फर्स्ट जो जेल होता है वो तो होता है अगारस जेल, और सेकेंड जो होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। फर्स्ट जेल जो यूज़ में आएगा वो तो होता है अगारस जेल, और सेकेंड जो जेल होगा यहाँ पर होगा पॉलीएक्रिलामाइड जेल। पॉलीएक्रिलामाइड दो प्रकार के जेल इस पूरी टेक्निक के अंदर यूज़ में आते हैं। फर्स्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है, तो डीएनए खंडों की स्टडी करने के लिए जो आवश्यक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल को उनके आकार के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट होता है अगारस जेल और सेकेंड जो होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। फर्स्ट यहाँ पर जो जेल यूज़ में लिए जाते हैं उस जेल की संरचना के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, पोर्स उपस्थित होते हैं अथवा छिद्र उपस्थित होते हैं। इन्हीं पोर को यहाँ पर कहा जाता है आणविक छलनियाँ या मॉलिक्यूलर सीव्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीव या आणविक छलनियाँ, ये मॉलिक्यूलर सीव्स या आणविक छलनियाँ क्या करेंगी, यहाँ पर इनके द्वारा जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स इस जेल के ऊपर रखे जाएंगे वो आसानी से इन खंडों के द्वारा बाहर की तरफ निकल सकते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण जो होता है ये उपकरण तीन भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार के इलेक्ट्रोड, और सेकेंड जो भाग होता है इस उपकरण में जेल कास्टिंग ट्रे होती है, और थर्ड जो होती है पावर सप्लाई। मतलब यहाँ पर पावर सप्लाई के अंदर क्या किया जाएगा, इनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर तीन भाग, फर्स्ट भाग होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और सेकेंड जो होता है जेल कास्टिंग ट्रे, और थर्ड जो होता है पावर सप्लाई। फर्स्ट इस टेक्निक को डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि जिस डीएनए का हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है उसको सबसे पहले उस डीएनए को उसकी जो दाता कोशिका है उस दाता कोशिका से डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाएगा, अलग किया जाता है। और अलग करने पर जो कट लगाने का काम होता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधित अंतःन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसका अलग किया जाता है। अब इन दोनों खंडों को जब डीएनए को अलग किया गया है, जिस डीएनए का हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, उसको अलग करते हैं। और अलग करने पर जिन खंडों को अलग करना है उसका क्या किया जाता है, अभिरंजन किया जाता है। अभिरंजन बोलो तो हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, तो इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को किसी विशेष प्रकार के अभिरंजक कारक होते हैं या स्टेनिंग एजेंट होते हैं, इन स्टेनिंग एजेंट के द्वारा उनको स्टेन करना या कलर करना क्या होता है, अभिरंजन कहलाता है। तो अभिरंजन के लिए यहाँ पर दो प्रकार के कारक या एजेंट उपस्थित होते हैं। फर्स्ट होता है मिथाइलिन ब्लू, और सेकेंड जो होता है यहाँ पर इथियम ब्रोमाइड।
दो प्रकार के एजेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है जिन डीएनए को, उनको फर्स्ट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हेल्प से क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है। और कट लगाने के बाद इन खंडों को क्या किया जाएगा, इनकी स्टेनिंग की जाती है। और स्टेनिंग करने के लिए दो प्रकार के एजेंट होते हैं, एक मिथाइलिन ब्लू और सेकेंड होता है लिथियम ब्रोमाइड। अब दोनों एजेंट के द्वारा या दोनों स्टेनिंग एजेंट के द्वारा इनकी डीएनए फ्रेगमेंट्स की स्टेनिंग की जाती है। और स्टेनिंग करने के बाद ये जो अभिरंजित या स्टेनिंग किए हुए डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको क्या करेंगे, जो जेल से बनी हुई ट्रे होती है, जेल कास्टिंग ट्रे, उस जेल कास्टिंग ट्रेस के ऊपर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो स्टेन हो चुके हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है या उनको उसके ऊपर लोड किया जाता है। उसके पश्चात क्या किया जाएगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो दूसरा भाग था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा इनको क्या दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से प्रोवाइड की जाएगी, तो जो जेल का क्या होता है, एक पोलर रीजन होता है मतलब किनारों वाला भाग, और दूसरा जो भाग होता है इसका सेंट्रल एरिया या पेंदे वाला भाग, मतलब बोलो तो बीच का जो केंद्रीय भाग होता है। तो फर्स्ट में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा तो जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी किस भाग में दी जाएगी, जो पोलर रीजन था, पोलर रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा दी जाएगी। और जो सेंट्रल एरिया था, सेंटर वाला भाग, उस सेंटर वाले में भाग में किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी इनको प्रोवाइड कराई जाती है। तो दो प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, एक तो पोलर रीजन जो होता है वहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा दी जाएगी, और जो केंद्रीय भाग या पेंदे वाला जो जेल का भाग होता है वहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा इनकी क्या दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इनको अवेलेबल कराई जाती है। तो इन दोनों के मध्य जब इनके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर या जो जेल के खंड थे, इन जेल के खंडों पे हमने पहले ही बताया था यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं, मॉलिक्यूलर सीव्स या आणविक छलनियाँ होती हैं। और इन छेद के अंदर से क्या करते हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो फ्रेगमेंट्स यहाँ से नीचे की तरफ गति करना या मूवमेंट करना यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और नीचे की तरफ जब मॉलिक्यूल जब गति करना शुरू कर लेंगे तो इस प्रकार जो डीएनए के खंड थे वो अलग अलग जगह से जाकर क्या करेंगे, एक जगह पर आकर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। और एक प्रकार के या एक ही टाइप के यहाँ पर जो अभिरंजन कारक हमने यूज़ में लिए थे इन स्टेनिंग एजेंट की वजह से यहाँ पर एक हल्के कलर के क्या होते हैं, बैंड दिखना शुरू हो जाता है। बैंड बोले तो हम कह सकते हैं एक लंबी लंबी पट्टियाँ दिखना शुरू हो जाती है। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है और ये लंबी पट्टियाँ दिखाई देना हो जाती है तो उस डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं तो यूवी लाइट्स देने पर, इस यूवी लाइट देने पर जो कुछ डीएनए के खंड होते हैं वो कुछ डीएनए के खंड तो दिखते हैं हमको चमकीले और नारंगी रंग के दिखते हैं, तो दिख रहे हैं जो क्योंकि इसके ऊपर यूवी लाइट डाली है और चमकीला नारंगी कलर दिख रहा है। इट मीन्स इसमें जो इन खंडों के ऊपर जो स्टेनिंग हुई थी वो स्टेनिंग किसके द्वारा की गई थी, लिथियम ब्रोमाइड के द्वारा की गई थी। लिथियम ब्रोमाइड के द्वारा जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तो और उसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट लाइट देंगे तो इन डीएनए फ्रेगमेंट्स का कलर हमको दिखाई देता है चमकीले नारंगी रंग का या गोल्डन ऑरेंज कलर दिखाई देता है। और कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर जब हम बिना यूवी लाइट्स के या जब उनको अल्ट्रावायलेट लाइट्स नहीं दी जाए, मतलब कि अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं देंगे तो भी ये क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आसमानी रंग देना या स्काई ब्लू कलर देने के, स्काई ब्लू कलर के क्या देते हैं, बैंड्स दिखाई देते हैं और आसमानी रंग के बैंड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने स्टेनिंग एजेंट दिया था वो स्टेनिंग एजेंट कौन सा होगा, मिथाइलिन ब्लू नामक का क्या होगा स्टेनिंग एजेंट यूज़ में लिया जाता है। और इसी के कारण इन यूवी लाइट्स देने पर तो इनका जो कलर हो रहा था वो चमकीला नारंगी और बिना यूवी के जो बैंड दिखाई दे रहे थे डीएनए के वो आसमानी रंग के बैंड दिखाई दे रहे थे। तो इस टाइप से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया के अंदर हम कर सकते हैं कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं और डीएनए की
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया के अंदर दो प्रकार के स्टेनिंग एजेंट मिथाइलिन ग्रुप और इथियम ब्रोमाइड लिए जाते हैं, जिससे कि हम आसानी से बता सकते हैं कि जो चमकीला नारंगी रंग दिख रहा है जिन बैंड्स का, वो इथियम ब्रोमाइड एजेंट लिया गया था यहाँ पर, और आसमानी रंग के बैंड दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पर जो एजेंट लिया गया था वो कौन सा रंग था, एजेंट था मिथाइलिन ब्लू नाम का एजेंट यहाँ पर यूज़ में लिया गया था। तो आज की जो वीडियो थी उस आज की वीडियो में हमने देखा कि एक तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया के अंदर जो आवश्यक क्या होते हैं साधन या टूल्स होते हैं, एक तो cDNA लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण किस प्रकार से होता है देख लिया पूरा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है।